हेलो बच्चों, मैं आशुतोष। स्वागत है आपका सिद्धांत आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की क्लासेस। और उसमें भी जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, जिसमें कंप्यूटर मुख्य रूप से आपकी समस्या होगा, उसको हम सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम कंप्यूटर को यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से करने जा रहे हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी है। तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली है प्राथमिक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्राइमरी। दूसरी होती है द्वितीयक, जिसको आप कहते हो सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। जैसे कौन कौन सी होती है ये? रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। कैश हो गया, CACHE, कैश मेमोरी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये होती है प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। इसमें जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर का पावर बंद होगा, इसका डेटा समाप्त हो जाएगा। और वहीं पर रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, वो अस्थाई मेमोरी है। ठीक, यहाँ पर अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। तो सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो स्टोरेज के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि डेटा को कैसे सेव किया जाता है, कहाँ सेव किया जाता है, ये बताएगा ये। तो यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तीसरा क्या है? USB ड्राइव है। तो USB ड्राइव आप लोग इसको पेन ड्राइव के नाम से जानते हो। और चौथा है CD कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले DVD भी चलता था, DVD। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी है? तो देखिए, पहला तो हार्ड डिस्क है जो कि सेकेंडरी मेमोरी है। जो तीसरा है USB ड्राइव, वो भी अपनी सेकेंडरी मेमोरी है। और चौथे नंबर पर है CD रोम, और CD रोम भी क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पर आंसर क्या बचता है? रैम बचता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट क्या है? बिट देखिए, कंप्यूटर में जो डेटा की यूनिट होती है, सबसे लघुतम इकाई डेटा की, वो बिट कहलाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा बिट कहा जाता है। ठीक, ये दो होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं, क्या है? कंप्यूटर में डेटा की एक बुनियादी इकाई है। आपका यही आंसर करेक्ट है, यही विकल्प सही है। 4 बिट बराबर होता है एक निबल के। वहीं 8 बिट किसके बराबर होता है? वो होता है एक बाइट के बराबर। ठीक है, वहीं पे 1024 बाइट किसके बराबर होता है? एक किलोबाइट के। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केबी लिखते हैं। फिर 1024 केबी किसके बराबर होता है? वो होता है एक एमबी के बराबर, यानी मेगा बाइट के बराबर। वहीं पे 1024 एमबी एक जीबी के बराबर होता है, एक गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसी का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक टाइप है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है आपका। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? कि जो 4 बिट होते हैं वो एक निबल के बराबर होते हैं, और जो 8 बिट होते हैं वो एक बाइट के बराबर होते हैं। एक निबल किसके बराबर होता है? एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। फिर सातवां प्रश्न है, कौन सी इकाई बड़ी है, मेगाबाइट या गीगाबाइट? 1024 केबी बराबर होता है एक मेगाबाइट के।
वहीं पे 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। तो बच्चों देखो 1 गीगाबाइट जो है वो आपके 1024 मेगाबाइट के बराबर है, यानी मेगाबाइट जो है वो गीगाबाइट से छोटा है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सी इकाई सबसे बड़ी है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, गीगाबाइट जो है वो बड़ा है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को शुरू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बच्चों इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम कंप्यूटर को काम करने के लिए तैयार करते हैं। ये एक प्रारंभिक स्टेज होता है जो कि बायोस के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का काम क्या है, बायोस सबसे पहले पोस्ट रन करेगा, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रन करेगा। और ये होता क्या है, ये एक चेकअप होता है कि रैम तो ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स तो ठीक है, सीपीयू तो सही काम कर रहा है, हार्ड डिस्क तो सही से काम कर रही है। जब भी इसको ओके का सिग्नल मिल जाता है तो ये क्या करता है, बायोस फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है रैम पर। कोई स्क्रीन देख लेते हैं ना कंप्यूटर की, लॉगिन विंडो, ठीक। तो कंप्यूटर को जब भी आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा पॉज लेता है कंप्यूटर शुरू होने में। तो जो वो पॉज होता है पहले तो बहुत ज़्यादा लंबा होता था, अब चूंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि उस पॉज को बहुत कम कर दिया गया है। तो अब जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ी ही देर के बाद में आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर के लॉगिन स्क्रीन से पहले तक का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, यानी ये कंप्यूटर को जगाने का काम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में बायोस का पूर्ण रूप क्या है। अभी हमने देखा था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका मुख्य काम क्या है, मुख्य काम है पोस्ट को रन करना, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को रन करना, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लोड करना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कौन सा इंटरफेस बातचीत के लिए ग्राफिकल आइकन का उपयोग करता है। बट तो पहले के टाइम पर क्या होता था, कमांड लिख करके आप इंटरेक्शन करते थे, आप इंटरेक्ट करते थे मशीन के साथ में। लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको मोबाइल में व्हाट्सएप इस्तेमाल करना हुआ तो क्या कोई आप कमांड रन करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप व्हाट्सएप के आइकन पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाता है। आप गूगल प्ले स्टोर के ऑप्शन पे जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप आइकन का यूज़ कर रहे हो, आप मेन्यूज़ का यूज़ कर रहे हो, आप बटन्स का यूज़ कर रहे हो। तो ये एक ग्राफिक्स के प्रकार ही तो हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। आप मशीन से कैसे अपनी बातचीत संपन्न कर सकते हो, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें आप आइकन्स के माध्यम से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या होती है। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए। और अगर हम मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड ओएस हो गया, मैक ओएस हो गया। तो देखिए ये भी तो ओएस ही हैं, ठीक। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या हो गया, MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ठीक है, एंड ETC। ठीक, तो बच्चों आप ये जान गए हो कि सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरी होती है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सिस्टम, तो बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ये है एक आपका कंप्यूटर,
और ये हो आप। ठीक है, आपको आती है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन कंप्यूटर को आती है 0 और 1। अब आप इससे कैसे अपने सारे काम करवाओगे, आपको नहीं पता। ठीक, उसके लिए डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर है यूज़र और मशीन के बीच में। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बच्चों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। बच्चों, सीपीयू में क्या क्या शामिल होता है, तो सीपीयू में एक होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। एक होता है एएलयू। ठीक, तो एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट। ठीक है बच्चों, और एक होता है मेमोरी सेक्शन। ठीक, तो सीपीयू में मुख्य जो होते हैं वो होता है आपका एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू, तीसरा होता है मेमोरी सेक्शन जिसमें आप रजिस्टर कैश इन सब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इसी को ही ब्रेन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है। आप सभी जान गए हो कि कंप्यूटर को जगाने का जो प्रोसेस होता है, कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है उसी को ही क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI का सबसे अच्छा वर्णन करता है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम जानते हैं दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस या टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस भी इसी को कहते हैं, और दूसरा होता है GUI जिसमें आप आइकन, ग्राफिक्स, मेन्यू इन सब का यूज देखते हो। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, इसका फुल फॉर्म आप जान गए हो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो यही जो है वो मेन आपका सिस्टम है जो कि क्या करता है, जो भी आप कमांड देते हो उसको प्रोसेस करता है, उसके आउटपुट को भी दिखाता है। ठीक, तो इसके अंदर आप कमांड कैसे दोगे, उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस होती हैं जिसको आप क्या कहोगे, इनपुट डिवाइस। ठीक, जैसे क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस हो गया। ठीक है, डिजिटल पेन हो गया, कैमरा हो गया या वेब कैम हो गया। ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जब यही इनपुट प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद इसका आउटपुट बनता है, तो वो आप किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। पहला आपका मोस्ट फेवरेबल है स्क्रीन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर क्या है, आप देखोगे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट की डिवाइस है। ठीक है बच्चों, इनपुट में एक और डिवाइस आप कर लीजिएगा, स्कैनर। ठीक, तो ये सारी डिवाइसेस आपने देख लिया। इनपुट डिवाइस वो होती है जो कमांड को सीपीयू तक पहुंचाती है, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जो सीपीयू से कमांड को यूजर तक पहुंचाती है। तो बच्चों, प्रश्न है कंप्यूटर में इनपुट के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पहला है मॉनिटर, आप जानते हो ये आउटपुट डिवाइस है। दूसरा प्रिंटर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो बचता है कीबोर्ड, ये आपकी इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है एएलयू का कार्य क्या होता है। अभी आपने देखा था सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक एएलयू होती है, और एक होता है मेमोरी। ठीक, तो सीयू का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है, यही कमांड देता है। किसको देगा,
ALU को देगा। और ALU क्या है, एक तरीके से आप जैसे कैलकुलेटर का यूज़ करते हो ना डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, तो ALU भी क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। किसके कमांड पर, CU के कमांड पर। तो ALU का काम क्या हुआ, अंक गणती और तार्किक गणनाएं करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो लॉजिकल कैलकुलेशन कर रहा है, जो ऑपरेशंस कर रहा है, वो ALU कर रहा है, लेकिन किसके कमांड पर कर रहा है, CU के कमांड पर कर रहा है, कंट्रोल यूनिट के कमांड पे कर रहा है। और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, CPU के पार्ट हैं। CPU को ही क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक बच्चों, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, CPU का कौन सा भाग अंक गणती और तार्किक गणनाएं करता है। तो अभी आपने देख लिया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है, कौन सा घटक कंप्यूटर के सभी भागों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गई, CPU हो गया, ठीक है, CPU यानी प्रोसेसर हो गया, और वीडियो ग्राफिक्स कार्ड हो गया। तो ये सभी आपको एक सर्किट के स्लॉट पर मिलते हैं। देखो, एक बड़ी सी सर्किट होती, कभी आपने कंप्यूटर खोला होगा तो शायद ही आपने देखा होगा कि एक सर्किट होती है, एक्चुअली ये PCB होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इस पर डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। देखो, एक पे रैम लगी हुई है, अब तो SSD की भी आपका स्लॉट होता है, वहाँ पर SSD आपकी लगी हुई है, यहाँ पर प्रोसेसर का एक सेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें इस ही बोर्ड पर इंस्टॉल होती है, तो इसको PCB कहते हैं पॉपुलर फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा बोर्ड जो सभी पेरिफेरल्स की मदर है। ठीक, अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइसेस। हम इसे पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, वही मॉनिटर और प्रिंटर तो आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, HDD SSD आपकी स्टोरेज डिवाइस है, और ALU और कंट्रोल यूनिट आपका CPU कहलाता है। तो इनपुट डिवाइस जो है वो आपकी क्या है, कीबोर्ड और माउस है। ठीक है बच्चों, हार्डवेयर घटकों के डिज़ाइन और संगठन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गई, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, और CPU हो गया, आपका ग्राफिक कार्ड हो गया आपका, ये सभी सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, इसको कहा जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल यूनिट की क्या भूमिका होती है। आपने देखा था, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता था, ALU को कमांड देना। ठीक है, केवल इतना ही तो काम होता था, ALU को नियंत्रित करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन है गणनाएं करना, ये गलत है, क्योंकि ये काम तो ALU का होता है। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ये भी गलत, क्योंकि ये काम तो मेमोरी का होता है। हार्डवेयर गतिविधियों का समन्वय करना, ठीक है, तो यही है आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट ही कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंट्रोल यूनिट ही जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित कर रहा है। वही ये बता रहा है कि ALU के पास जाओ और उससे ये कैलकुलेशन करवा के लाओ। तो सबके बीच में जो तालमेल बिठा रहा है वो कौन बिठा रहा है, कंट्रोल यूनिट बिठा रहा है। नेक्स्ट है आउटपुट प्रदर्शित करना, तब तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट है पेरिफेरल्स आमतौर पर क्या होते हैं। पेरिफेरल्स जैसे कि आपके बाहरी उपकरण जो हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, उनको पेरिफेरल कहा जाता है। जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेबकैम हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल्स कहलाते हैं। यानी पेरिफेरल्स में आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइसेस शामिल होती है। डिजिटल सर्किट क्या प्रोसेस करते हैं। तो डिजिटल सर्किट जो होती है वो आप जानते हो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बच्चों, वो परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। और किसके माध्यम से हम करते हैं, हम HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के माध्यम से करते हैं, हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के माध्यम से करते हैं। ठीक है, हम CD के माध्यम से करते हैं, हम USB पेन ड्राइव के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से किसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही पावर ऑफ हो, डेटा आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, डेटा उड़ जाएगा। जैसे ही कंप्यूटर को आप ऑफ करोगे, उस मेमोरी में जितना भी डेटा होगा वो सब का सब खत्म हो जाएगा। इसी को ही हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और आपको याद होगा कि जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वोलेटाइल मेमोरी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डिवाइस ड्राइवरों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम कंप्यूटर में एक प्रिंटर को ऐड करते हैं पहली बार, तो वो काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम ही नहीं है इस नई डिवाइस के साथ में काम कैसे किया जाए। तो फिर इसके लिए कंपनी आपको ड्राइवर की सीडी देती है। वैसे अब तो ऑनलाइन मिलने लगे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। इस ड्राइवर की सीडी में होता क्या है? इंफॉर्मेशन होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कैसे काम करना है, कैसे तालमेल को बिठाना है। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब ये मालूम चल जाता है कि इस नई डिवाइस को अपनी डिवाइस से कनेक्ट कैसे किया जाता है, तब आपका प्रिंटर काम करने लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ संवाद करने की अनुमति देना, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? अभी हमने देखा था जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हाँ बच्चों, इससे पहले आप इसे कर चुके हो, लेकिन हम चीज़ों को जितनी बार रिपीट करेंगे, हमारी मेमोरी में उतनी ज़्यादा वो लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक, तो कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गई। वहीं सेकेंडरी में आपका क्या था? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB, CD। ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल थे। तो उसी में ही आपने SSD को पढ़ा था और वहीं पे हमने देखा था कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, मॉडेम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, MO और डेम। ठीक, तो MO का मतलब क्या है? मॉड्यूलेटर। और डेम का मतलब क्या है? डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का काम क्या है कि ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेट करना और उसके बाद फिर उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को वापस से डीमॉड्यूलेट करना। जैसे आपके घरों में डिश टीवी होगी, तो आपके घर पर एक रिसीवर होगा और जो ये हेडक्वार्टर होगा सिग्नल का, वहाँ पे ट्रांसमीटर होगा। तो ट्रांसमीटर सिग्नल को मॉड्यूलेट करके भेजेगा, जो कि आपके होम के रिसीवर पर क्या करे जाएंगे? रिसीव किए जाएंगे और यहाँ पर उसको वापस से डीमॉड्यूलेट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न क्या है? मॉडेम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर की गति बढ़ाना? बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेट से जुड़ना? हाँ जी। डेटा स्टोर करना? बिल्कुल नहीं। मेमोरी प्रतिबंधित करना? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर इंटरनेट से ही तो जुड़ रहे हो आप मॉडेम के सहारे से, तो ये आपका करेक्ट। बच्चों, अगला प्रश्न है, HTTP का फुल फॉर्म। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर प्रोटोकॉल का मतलब है नियम, या यूं कहें रूल्स। ठीक है बच्चों, देखो, वेब ब्राउज़र होता है एक, आप जानते हो, जैसे गूगल हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, और एक होता है वेब सर्वर, यहीं से आप डेटा की रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो किसके माध्यम से होगा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से होगा।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही आपको बताएगा कि डेटा की रिक्वेस्ट कैसे करनी है और वेब सर्वर से डेटा को प्राप्त कैसे करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। बच्चों मान लीजिए आपके एरिया में कई कंप्यूटर हैं और आप चाहते हो कि वो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, तो इन सभी को जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, वाईफाई किसके माध्यम से कनेक्शन सक्षम करता है? पहली बात आपको मैं बता दूं कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है बच्चों, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक, तो पहला ऑप्शन है केबल, केबल यानी वायर, जबकि आप तो देख रहे हो वाईफाई में आप वायर का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो। फिर है ऑप्टिकल डिस्क, तो यहाँ ऑप्टिकल डिस्क का भी कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है चुंबकीय स्टोरेज, ये भी नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। वायरलेस सिग्नल, वायरलेस सिग्नल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? बच्चों वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए अभी आपने एक वर्ड देखा था, वेब ब्राउजर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर जो होता है, जैसे आपका गूगल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, यूआरएल को इस रूप में भी जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बच्चों कभी आपने देखा है http://www.google.com, ये आपने देखा होगा। तो जहां पर आप इस चीज को लिखते हो ना वेब पेज के टॉप पर, उसी को ही क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षित वेब संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बच्चों अभी आपने देखा था कि ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जब भी हम डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तो आपका सिंपल कनेक्शन फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब भी आप कोई बैंकिंग का काम कर रहे होते हो, कोई आप भुगतान वाले काम कर रहे होते हो, तो वो काम जो है वो बहुत ही सिक्योरली आपको करना होता है, बहुत ही सुरक्षित तौर पर करना होता है। तो आप क्या करते हो? डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हो। ठीक, इसको ऐसे समझिए कि एक लेटर है, अब उस लेटर को अगर मैंने लिफाफे में डाल करके सील नहीं किया और ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको बीच रास्ते में जितने लोग भी पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर यही लेटर को मैं एक एनवेलप में रख करके बंद कर दूं इसको, और फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूं, तो क्या इसको कोई पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। उसको सिर्फ वही पढ़ पाएगा जिसके लिए वो लेटर गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कनेक्शन का यूज़ करते हैं? हम HTTPS फॉर सिक्योर। ठीक है, तो हम HTTPS कनेक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो HTTP है वो सामान्य कनेक्शन फॉर्म करता है, वहीं HTTPS जो है वो आपका सिक्योर कनेक्शन फॉर्म करता है। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, फायरवॉल किसे नियंत्रित करता है? मान लीजिए एक स्कूल है और स्कूल के गेट पर एक गार्ड बैठा हुआ है। ठीक, अब वो क्या काम करेंगे? वो ये काम करेंगे कि बच्चों को तो आने देंगे, लेकिन जो बाहरी लोग होंगे, ठीक है, जिनका कोई संबंध नहीं होगा स्कूल से, उन लोगों को प्रवेश नहीं करने देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये फायरवॉल है, ये एक ऐसी दीवार है जो किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस
होने से रोकती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है, जैसे कोई हैकर है, कंप्यूटर को हैक करना चाह रहा है, तो जो फायरवॉल की सिक्योरिटी आपने ऑन कर रखी है, तो आपने दरअसल कंप्यूटर के पोर्ट पर एक गार्ड को बिठा रखा है, और वो गार्ड क्या काम करेगा, जब भी देखेगा अनवांटेड लोग कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, वैसे उन्हें वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल का काम होता है नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है अनाधिकृत पहुंच। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। मान लीजिए एक स्कूल है और एक रूम है, उस रूम को टीचर ने लॉक किया है और कहा है कि कोई भी बच्चा इस रूम में नहीं जाएगा। कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं, उस ताले को तोड़ लेते हैं और उस रूम में एंटर कर जाते हैं। ठीक, तो इसी को ही क्या कहा जाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी परमिशन जिसको नहीं है, अगर वो कंप्यूटर के पासवर्ड को देख रहा है, वो कंप्यूटर की फाइल को देख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है। ठीक है, यानी बिना अनुमति के पहुंच स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट है होम पेज। क्या होता है बच्चों, जब भी आप वेब ब्राउजर ऑन करते हो, तो जो सबसे पहला मुख्य पेज होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, यानी वेबसाइट का मुख्य शुरुआती पेज। फिर है सुरक्षा नियम किसके द्वारा लागू किए जाते हैं। तो सुरक्षा नियम आपने देखा था स्कूल वाले एग्जाम्पल में, सुरक्षा नियम कौन लागू कर रहा था, वो जो गेट पे बैठा हुआ गार्ड था वो लागू कर रहा था। यहाँ पर हमने इसकी तुलना किससे करी थी, हमने फायरवॉल से इसकी तुलना करी हुई थी। तो सुरक्षा के नियम किसके द्वारा लागू किए जा रहे हैं, फायरवॉल के द्वारा लागू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है बच्चों, आपने देखा है आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है गूगल फोटोज़ का। ठीक है, तो गूगल फोटोज आपका फ़ोन अगर खराब भी हो जाएगा, आप अपना फ़ोन चेंज भी कर दोगे, तभी भी जब आप नया फ़ोन खरीदोगे और उसमें वही गूगल आईडी डालोगे, तो आप उन्हीं फ़ोन को एक्सेस कर पाओगे, उन्हीं फ़ोन को वापस से इस्तेमाल कर पाओगे। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा ये हुआ कि आपके फ़ोन में स्टोरेज भले ना हो, लेकिन आपने इसको वेब सर्वर पे ही स्टोर कर दिया, और इसी स्टोरेज को क्या कहा गया, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, स्थानीय हार्ड ड्राइव पर डेटा स्टोर करना, बिल्कुल नहीं, मोबाइल के अंदर तो डेटा हम स्टोर ही नहीं कर रहे हैं, केवल डेटा प्रोसेसिंग के लिए सर्वर का उपयोग करना। ठीक है बच्चों, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं कर रहा है वो। एक्सटर्नल ड्राइव पर डेटा बैकअप लेना, ये भी नहीं है। फिर इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना और एक्सेस करना, यही है। एक्सेस करना मतलब प्रयोग में लाना, स्टोर करना मतलब सेव करना। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी करेक्ट था। फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, आपने देखा था बच्चों कि फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो ऐसे बंदों को कंप्यूटर में एंटर नहीं करने दे रही है जिनको परमिशन नहीं है। ठीक है, जिनको अनुमति प्रदान नहीं की गई है, यानी ये अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई ब्रांड के होते हैं, जैसे कि देखिए ओपन सोर्स ने जो बनाया हुआ है वो है लाइनेक्स। ठीक, दूसरा है एंड्रॉयड जो मोबाइल के लिए यूज होता है। तीसरा जो बहुत मोस्ट पॉपुलर है वो आप देखते हो एमएस विंडो, एमएस विंडो। ठीक है बच्चों, चौथा है मैक ओएस, एप्पल मैकिन्टॉश का ओएस है ये। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वो दिए हुए हैं, विंडोज़ दिया हुआ है, लाइनेक्स दिया हुआ है और मैक ओएस दिया हुआ है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। वहीं पर ये जो फोटोशॉप है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चों, और क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, और क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन
करेक्ट है ये। अगर हम देखें ऑप्शन ए, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गेम्स भी जो है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ब्राउज़र जो है वो भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। बच्चों आपने देखा था जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर विशिष्ट काम करने के लिए जिन एप्लीकेशंस का प्रयोग किया जाता है, जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, अगर आपको गेम खेलना होता है तो आप गेम गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करते हो। आपको म्यूज़िक सुनना होता है तो आप बहुत सारे आई ट्यून्स हो गया, सावन हो गया, ये सारे म्यूज़िक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और फिर जा कर के आप म्यूज़िक सुनते हो। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम विभिन्न कामों को करने के लिए, विशिष्ट कामों को करने के लिए कुछ अलग से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, और यही सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फाइल एक्सप्लोरर किस में मदद करता है। बच्चों नाम में ही है फाइल एक्सप्लोरर, यानी जो फाइलों को एक्सप्लोर करता है, फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन हेतु इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप क्या हटाता है। बच्चों डिस्क क्लीनअप का जो ऑप्शन होता है वो जो अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल होती हैं उनको हटा देता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट। एंटीवायरस किसका एक प्रकार है। ठीक है, तो बच्चों एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है जो वायरस हैं उनको हटाना, उनको समाप्त करना। बच्चों मैं आपको बता दूं ये जो वायरस होता है वो भी एक प्रकार का प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, और एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम का एक ही काम है इस वायरस को समाप्त करना। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है एक निष्पादन योग्य यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन अक्सर क्या होता है। बच्चों आपने कंप्यूटर पे अलग अलग फाइलें देखी होंगी, जैसे आपने वर्ड डॉक्यूमेंट देखा होगा, आपने पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट देखा होगा, आपने म्यूजिक की फाइल देखी होगी। ठीक है, तो ये फाइल आप तो आइकन से पहचान लेते हो, लेकिन कंप्यूटर कैसे पहचानता है, वो ऐसे पहचानता है, मान लीजिए कोई सॉन्ग है, ठीक है, और उस फाइल का नाम है म्यूजिक, तो इसके आगे क्या लिखा होगा, डॉट MP3। ठीक है बच्चों, अब पीपीटी है, कोई प्रेजेंटेशन की फाइल है, उसमें क्या लिखा होगा, मान लीजिए आशु नाम की एक फाइल है और इसका एक्सटेंशन है पीपीटी या PPTX। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये जो फाइल है वो प्रेजेंटेशन की फाइल है। अगर वो वर्ड फाइल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशु डॉट डॉक। ठीक है, तो डॉक देख करके आप पता लगा लोगे कि ये डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल है, PPTX देख के आप पता लगा लोगे कि ये प्रेजेंटेशन की फाइल है, डॉट MP3 देख करके आप पता लगा लोगे कि एक ये म्यूजिक की फाइल है। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .exe। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर की मुख्य श्रेणियां सिस्टम और डैश है। ठीक, तो आपको मालूम है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी दो कैटेगरी होती है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ नई जानकारी हासिल की होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।